कोका कोला और दूसरी तरफ एक लोकल ब्रांड जो कि इंडियंस के टेस्ट को ध्यान में रख के मार्केटिंग में मनी मसल का इस्तेमाल करके भारत में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली बना ली। के पास पूरी कंपनी का 60% ओनरशिप होना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये एक लड़ाई थी। इसके अंदर ना गोलियां चली, ना बम फटे, ना लोग मरे। ये लड़ाई लड़ी गई गलियों में, रेस्टोरेंट्स में, रेफ्रिजरेटर के अंदर। जी हाँ, ये है कोला वॉर्स। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था कोका कोला और दूसरी तरफ एक लोकल ब्रांड जो कि इंडियंस के टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया था। थम्स अप को कोका कोला ने परचेज कर लिया था और उसके बावजूद थम्स अप ने इंडिया में कोका कोला का पूरा गेम हिला के रख दिया था। चलिए जानते हैं इन कोला वॉर्स के बारे में और वहां से शुरू करते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 1950 का दौर था। भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन हो रही थी और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर पैर पसार रही थी। कोका कोला उनमें से एक थी। कोका कोला का फॉर्मूला भले ही सीक्रेट हो, लेकिन उनकी मार्केटिंग एकदम सिंपल थी। लोगों को इसका टेस्ट कराओ और लोगों को इसके टेस्ट का एडिक्ट बना दो। और सप्लाई चेन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हर गली कूचे, हर दुकान पे कोका कोला अवेलेबल हो। उस दौर में इंडिया में कोका कोला का काम और भी आसान था, क्योंकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आइडिया ही नहीं था। उस दौर में लोग नींबू पानी पिया करते थे। तो कोका कोला के लिए मार्केट करना और इसको लोगों तक पहुंचाना और इसको सक्सेसफुल बनाना रिलेटिवली इजी था एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड मार्केट्स। और बहुत जल्दी मार्केटिंग में मनी मसल का इस्तेमाल करके भारत में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली बना ली। 70 का दशक आते आते तक कोका कोला मार्केट पे रूल कर रहा था। इसको कहते हैं हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, जो मार्केट में पहले आता है अगर वो अपने सिर्फ बेसिक्स भी ठीक रखे तो बहुत जल्दी वो मोनोपोली क्रिएट कर लेता है। लेकिन हर मोनोपोली की तरह इस मोनोपोली का भी टेस्ट होना था। 1977 का दौर था। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनका मानना था फॉरेन कंपनीज भारत की इकोनॉमी का गला घोट रही हैं। इस गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस लॉ के हिसाब से जितनी भी फॉरेन कंपनीज होगी, अगर इनको इंडिया में बिजनेस करना है तो एक लोकल पार्टनर होना मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, उस लोकल पार्टनर के पास पूरी कंपनी का 60% ओनरशिप होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर सकती है। कोका कोला ने ये शर्त, ये लॉ मानने से इनकार कर दिया और इंडिया छोड़ के कोका कोला उस दौर में चला गया। कोका कोला को ऐसा लगा कि अब इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसको एक मौका नजर आया और ये शख्स कोला वॉर्स का मेन कैरेक्टर है और इस शख्स का नाम है रमेश चौहान। यस, रमेश चौहान फ्रॉम पार्ले। जब मार्केट खाली हो गई, मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो रमेश चौहान ने डिसाइड किया कि हमें कुछ इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने चाहिए। इसके अंदर हमें एक इंडियन कोला भी बनाना चाहिए। उनकी कंपनी ने थम्स अप बनाया, गोल्ड स्पॉट बनाया, लिम्का बनाई। थम्स अप बनाते हुए उन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा स्वीट नहीं होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और ये कोई तुक्का या कोई अंदाजा नहीं था, इसके पीछे बहुत डीप रिसर्च करी गई थी कि लोगों को स्ट्रॉन्ग फिज पसंद आएगा। अब ये ड्रिंक थम्स अप मार्केट में आ चुका था और हर गली कूचे, दुकान और रेस्टोरेंट में अवेलेबल था। लोगों ने नई नई कोका कोला छोड़ी थी और नई कोला को टेस्ट किया था। ये टेस्ट लोगों को इतना पसंद आ गया कि लोग कोका कोला को भूल गए। रमेश चौहान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बनाना नहीं जानते थे, वो ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी जानते थे। उन्होंने थम्स अप को एक मैस्कुलिन, एक एडवेंचर ब्रांड की तरह रखा। लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। जहां कोका कोला अपने आप को क्लासी और सोफिस्टिकेटेड रखता था, वहां पे रमेश चौहान ने थम्स अप की ब्रांडिंग के अंदर मैचो और एडवेंचरस लुक को यूज किया, रेगेड लुक को यूज किया। ये उनकी मार्केटिंग का मेन थीम बन गया। धीरे धीरे थम्स अप एक कोल्ड ड्रिंक नहीं, एक एटीट्यूड का सिंबल बन गया। जितनी लोगों को ये कोल्ड ड्रिंक पसंद आ रही थी, उतनी ही ज्यादा इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग लोगों को पसंद आ रही थी। स्लोली करते करते इसका 80% इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट के ऊपर कब्जा हो गया था। कोका कोला का क्रिएट करा हुआ वैक्यूम थम्स अप ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से भर दिया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हर मोनोपोली को दिक्कतें आती हैं। 1991 का दौर था। इंडिया की इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनको कमान सौंपी गई इंडियन इकोनॉमी को संभालने की। उन्होंने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया और यहाँ पे एक ऐसा जाइंट जो इंतजार में बैठा था, उसने वापस एंट्री ली। उस ब्रांड का नाम था कोका कोला। अब कोका कोला जब भी किसी मार्केट में दोबारा जाता है या फिर नया जाता है, तो वो उस मार्केट को रिसर्च जरूर करता है
इंडियन मार्केट को जब कोका कोला ने स्टडी किया तो उसने ये पाया उसका मेन कॉम्पिटिटर पेप्सी नहीं था, थम्स अप था। कोका कोला ये भी समझ चुका था इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू बीट थम्स अप इन इंडिया। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक कहावत है, इफ यू कांट बीट देम बाय देम, और कोका कोला ने यही किया। 1993 में 180 करोड़ रुपए की डील के अंदर तीनों ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का परचेज कर लिए। यूजुअली जो डील करी जाती है ये बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करी जाती है, लेकिन कोका कोला ने ये डील थम्स अप को खत्म करने के लिए, इन ब्रांड्स को फिनिश करने के लिए करी थी। कोका कोला ने थम्स अप की मार्केटिंग का बजट खत्म कर दिया, सप्लाई चेन कम कर दी, दुकानों से थम्स अप गायब हो चुकी थी, और कोका कोला ने काफी एनर्जी लगाई थम्स अप को रोकने के लिए, थम्स अप को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए। लेकिन उसी दौर में पेप्सी आ चुका था और पेप्सी अपने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ एग्रेसिव हो चुका था। जहां पे कोका कोला थम्स अप को खत्म करने में बिजी था, वहां पे पेप्सी धीरे धीरे कोका कोला का मार्केट शेयर खा रहा था। पेप्सी के जो मार्केटिंग कैंपेन थे, जो उसने यूथ के साथ अपने आप को कनेक्ट किया था, ये दिल मांगे मोर, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये यूथ के साथ कनेक्ट हो गए। यहाँ पे कोका कोला पेप्सी से पिछड़ गया था। कोका कोला को समझ में आ गया था कि पेप्सी उससे आगे निकल गया है, लेकिन कोका कोला ने जब इंटरनल रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि एक उनके पास एक तुर्क का इक्का है जो हर चीज को बीट करके आगे उनको ले जा सकता है, और उस ट्रम्प कार्ड का नाम था थम्स अप। और यहाँ पे कोका कोला को अपनी स्ट्रेटजी 180 डिग्री से बदलनी पड़ी। उसने अच्छा खासा बजट दिया थम्स अप की मार्केटिंग टीम के लिए, थम्स अप की सप्लाई इंक्रीज करी गई, और देखते देखते थम्स अप ने कोका कोला के कोला को और पेप्सी को दोनों को मार्केट में बीट करके रख दिया था। कोका कोला थम्स अप के एडवेंचर और थ्रिल वाले कैंपेन को एक लेवल और ऊपर ले गया, पूरी इमेज बदल के रख दी। एक वो दौर आया जहां कोला मार्केट के अंदर थम्स अप रूल कर रहा था, यानी नॉन कोक नॉन पेप्सी ब्रांड रूल कर रहा था। बट आयरनी ये थी कि थम्स अप कोका कोला के पोर्टफोलियो के अंदर था। थम्स अप इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड बन गया था। जिस ब्रांड को पार्ले ने 180 करोड़ में बेचा था, वो 15,000 करोड़ की मार्केट पे कब्जा करके बैठा था। ये कोला वॉर्स सिर्फ कोई केस स्टडी नहीं थी, ये एक मार्केटिंग मास्टर क्लास थी। आज पूरी दुनिया की हर मार्केट में मेनली कोला के अंदर ये 2 ब्रांड्स जाने जाते हैं, पेप्सी एंड कोका कोला, बट इंडिया में एक तीसरा ब्रांड भी है, थम्स अप। और आज भी कोका कोला ये इंश्योर करता है कि थम्स अप की सप्लाई कोक की सप्लाई को टच ना कर पाए, और ऐसा सिर्फ एक मार्केट में हुआ है, इंडिया में। टेस्ट द थंडर सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, ये एक इमोशन बन गया इंडिया के अंदर। लेसन है जो आप लर्न कर सकते हैं, वो 5 लेसन है। नेवर किल्स अ ब्रांड दैट कस्टमर्स लव, स्मार्ट रिपोजिशनिंग कैन चेंज द गेम, अंडरस्टैंड लोकल कस्टमर प्रेफरेंस, नेवर गेट too comfortable in the business. If you can't beat them, buy them. This is the power of M&A, merger and acquisition. I hope you like the story. Take care. Bye-bye.